हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबुज मिश्रा आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे बच्चों। बहुत दिन से आपकी यूपी लेखपाल में एक पोर्शन है ग्राम समाज एवं विकास का, उसकी क्लास बच्चों काफ़ी दिन से आपकी नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा घर में हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ठीक है बच्चों, आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम की डेट आ गई है 19 जून को। ठीक है, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी 20 जून तक पूरी क्लास फिलहाल समाप्त हो जाए। इसके बाद लगभग बचे 15 से 20 दिन, उसमें आपकी दमदार प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आज हमारा नया चैप्टर है ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व बच्चों। ठीक है, गांव के विकास में भूमि सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, गांव विकास में भूमि सुधार का महत्व क्या क्या है बच्चों, आज की क्लास हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राम विकास में भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, गांव के विकास के लिए भूमि सुधार क्या है? महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हम बच्चों जानते हैं कि भारत गांवों का देश है। यानी कि भारत हमारा क्या है? एक ग्राम प्रधान देश है। यहाँ के लोगों की भूमि पर अधिक निर्भरता पाई जाती है बच्चों। जब हम पढ़ा रहे थे, हमने आपको पहले ही बताया था, बताया कि आपको खुद पता होगा कि गाँव के लोगों का जुड़ाव ज़्यादा से ज़्यादातर किस पे होता है? प्रकृति पे पाया जाता है। ये लोग प्रकृति पे क्या होते हैं बच्चों? नेचर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ग्राम विकास में भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। यहाँ के लोगों की भूमि पर अधिक निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद ग्राम विकास से संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्राम विकास से संबंधित जितने विषय हैं, लिस्ट हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त है बच्चों। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम के लिए कि ग्राम विकास से संबंधित विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। वहाँ आपको ऑप्शन आ जाएंगे: राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, और इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम विकास से संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और जिसपे बच्चों कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार को ही होता है कानून बनाने का अधिकार। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी हमारी। ठीक है, तो ग्राम विकास से संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यस बच्चों, ठीक है, तो गांव के विकास से संबंधित जितने विषय हैं वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य सरकार को प्राप्त है, स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त है बच्चों। स्वतंत्रता के समय बच्चों, ठीक है, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था सन 1947 में, उस समय देश का लगभग 57% भाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। ठीक है, 57% भाग जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत था। यानी कि हम ये कह दें कि वह किसी न किसी रूप में किसी के नियंत्रण में था, किसी के दबाव में था, किसी के कब्जे में था बच्चों। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय देश का लगभग 57% भाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था, यानी कि वह किसी न किसी रूप में किसी के नियंत्रण में था बच्चों। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी ज़मीन हो या प्लाट हो, आप कब्जा कर ले, आप यही कहेंगे सर हमारी जगह प्लाट जो है उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, यानी कि अब उसके नियंत्रण में है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि स्वतंत्रता के समय देश का लगभग 57% भाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था, यानी कि अंग्रेजों को वहाँ पर क्या था बच्चों? शासन चल रहा था। ठीक है, तो सब जमीनों का पहली बात तो कोई कुछ न रिकॉर्ड था, न खसरा, न खतौनी, न गाटा संख्या, कहाँ कुछ होते थे पहले। बस अंग्रेज क्या करते थे? बस भाई अफीम, चरस, गांजा ये सब बोया करते थे बच्चों, है ना। स्वतंत्रता पूर्व की भूधारण पद्धतियाँ, स्वतंत्रता पूर्व यानी कि भारत देश आज़ाद होने के पहले की भूधारण पद्धतियाँ क्या हैं? सबसे पहली पद्धति बच्चों है स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहली पद्धति क्या है? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 3 प्रकार की भूधारण पद्धतियाँ हैं। स्थायी बंदोबस्त है बच्चों, ठीक है,
जी बच्चों, सबसे पहले कौन सी बंदोबस्त आती है? स्थायी बंदोबस्त। दूसरी व्यवस्था कौन सी थी बच्चों? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इस तरह से चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भारत देश आज़ाद होने के पहले कौन से भूधारण पद्धतियाँ थीं। स्थायी बंदोबस्त में क्या है कि 1790 में, ठीक है बच्चों, सन 1790 में बंगाल के गवर्नर उस समय कॉर्नवालिस के द्वारा 10 वर्ष के लिए एक व्यवस्था डेवलप की गई। ठीक है, 1790 के समय में बंगाल के गवर्नर कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे बच्चों? कॉर्नवालिस थे। इनके द्वारा क्या हुआ, 10 वर्ष के लिए, 10 साल के लिए एक व्यवस्था डेवलप की गई। व्यवस्था किससे संबंधित थी सर? हाँ, व्यवस्था बच्चों एग्रीकल्चर से संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी इनकी व्यवस्था। ठीक है सर, कृषि से संबंधित का मतलब क्या है बच्चों? कृषि से संबंधित का मतलब टैक्स से लेकर संबंधित, यानी कि टैक्स को लेकर से कुछ संबंध था, जुड़ाव था। तो 1790 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 10 साल के लिए व्यवस्था डेवलप की गई। ये व्यवस्था जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड का मतलब सर टैक्स से लेकर कुछ संबंधित ये व्यवस्था। ठीक है, बंगाल में जो जमींदार का वर्ग था उसे भूमि का क्या बना दिया गया? मालिक बना दिया गया। ठीक है, कि बंगाल में जितने भी जमींदार वर्ग थे अब उनसे ये कहा गया कि अब आप भूमि के मालिक बना दिए गए, यानी कि इस जमीन के आप क्या बना दिए गए हैं? मालिक बना दिए गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि तुम टैक्स कलेक्ट करो। ठीक है, अब जब तुम मालिक बन गए हो तो क्या करोगे? टैक्स कलेक्ट करो। टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे बच्चों। ठीक है, ओके। अब जैसे तुम इनकम टैक्स के अधिकारी बन गए हो, ठीक है, तुमसे यही कहा जाएगा बच्चों कि अब तो तुम इनकम टैक्स के अधिकारी बन गए हो, अब तुम जाइए छापा मारिए और वहां से तुम क्या करो बच्चों? वहाँ छापा मारो। इसके बाद छापा मारोगे फिर क्या करोगे? टैक्स लोगे नहीं लोगे, गलत काम होगा। तो वही कहा गया कि बंगाल में जितने भी जमींदार वर्ग थे अब उन्हें जमीन का मालिक बना दिया गया और उनसे ये कहा गया कि अब तुम टैक्स कलेक्ट करो। और टैक्स कलेक्ट करके किसको दोगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे बच्चों। ठीक है, इस व्यवस्था का यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का स्थायी रूप 22 मई 1793 को कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कॉर्नवालिस कौन बच्चों? बताया अपने बंगाल के गवर्नर उस समय थे 1790 के समय में। ठीक है, बंगाल के साथ साथ बिहार तथा उड़ीसा में भी इस व्यवस्था को लागू की गई। इस व्यवस्था का नाम क्या है? इस व्यवस्था का नाम है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो एक बार इसको और समझ लेते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1790 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 10 साल के लिए एक व्यवस्था डेवलप की गई। ये व्यवस्था कृषि से संबंधित थी। कृषि से संबंधित का मतलब है कि टैक्स को लेकर ये व्यवस्था डेवलप की गई थी बच्चों। ठीक है, बंगाल में जितने भी जमींदार के वर्ग थे उन्हें सबको क्या कर दिया गया? जमीन का मालिक बना दिया गया और उनसे ये कहा गया कि अब आप लोग टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दोगे। और इस व्यवस्था का स्थायी रूप 22 मई 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बंगाल के साथ साथ बिहार तथा उड़ीसा में भी लागू किया गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1790 में स्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है बच्चों, और स्थायी बंदोबस्त का स्थायी रूप कब दिया गया? ये दिया गया 22 मई सन 1793 को दिया गया। बंगाल के साथ साथ इस व्यवस्था को बिहार तथा उड़ीसा में भी लागू किया गया। यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं कि इस व्यवस्था को, पहली बात सुने, इस व्यवस्था को जागीरदारी, इस्तमरारी, मालगुजारी तथा बीसवेदारी आदि नाम से भी जाना जाता था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस व्यवस्था का दूसरा नाम जागीरदारी है, इस्तमरारी है, मालगुजारी तथा बीसवेदारी आदि नाम से भी जाना जाता था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट व्यवस्था के बारे में बात करें। नेक्स्ट व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है बच्चों? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या किया गया? किसान वर्ग को, जितने भी किसान वर्ग हैं उनको भूमि स्वामी मान लिया गया, यानी कि जमीन का मालिक मान लिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान वर्ग को भूमि का स्वामी मान लिया गया था
और इस व्यवस्था की यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की कब चालू की गई? 1792 में अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सन 1792 में अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास में लागू किया गया, लेकिन संपूर्ण मद्रास में से किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा संपूर्ण यानी कि पूरे मद्रास में से 1820 में लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई और किसके द्वारा लागू की गई? तो 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। इस व्यवस्था को लागू करने वाले कौन हैं? अलेक्जेंडर रीड। जबकि संपूर्ण यानी कि पूरे मद्रास में से किसके द्वारा लागू किया गया था? वो थॉमस मुनरो के द्वारा सन 1820 में से लागू किया गया था बच्चों। ठीक है, ये तो है हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आती है महालवाड़ी व्यवस्था। मालगाड़ी नहीं बच्चों, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या है सर जी? गांव के मुखिया द्वारा लगान वसूल कराने का कार्य किया जाता था। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया के द्वारा लगान वसूल कराने का कार्य किया जाता था। इस व्यवस्था को हार्ड मैकांजे ने सन 1819 में इस व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सन 1819 में हार्ट मैकेंजे के द्वारा की गई। कानूनी रूप इसे 1822 में दिया गया था। ठीक है बच्चों, महालवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप कब दिया गया? 1822 में दिया गया। इस व्यवस्था को उसे रेगुलेशन एक्ट द्वारा कानूनी रूप दिया गया था। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई और कब? तो किसके द्वारा शुरू की गई? हार्ट मैकेंजे के द्वारा। कब? सन 1819 में। महालवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप कब दिया गया? तो महालवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप सन 1822 में दिया गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उम्मीद करते हैं एकदम आपको समझ में आया होगा। तो हमने तीन व्यवस्था आपको बताई। पहली व्यवस्था कौन बताई बच्चों? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बाद दूसरी व्यवस्था बताई हमने आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरी बताई हमने आपको महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, भूलेंगे नहीं बच्चों बिल्कुल। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा है कुछ श्रेणी दी गई हैं, कुछ भूमि क्षेत्र दी गए हैं। ठीक है, सीमांत जोत श्रेणी के अंतर्गत भूमि कितना क्षेत्र होता है? लघु जोत के अंदर, अर्ध माध्यम जोत के अंदर, माध्यम जोत के अंदर, वृहत जोत के अंदर। ठीक है, सीमांत जोत किसे कहते हैं? जिनका भूमि क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम होता है उन्हें सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत के बारे में बात करें, जिनकी भूमि का क्षेत्र 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक होता है उन्हें लघु जोत कहते हैं। अर्ध मध्यम जोत किसे कहते हैं? जिनकी भूमि क्षेत्र 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होती है उन्हें अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। मध्यम जोत किसे कहते हैं? जिनकी भूमि क्षेत्र 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक होती है उन्हें मध्यम जोत कहते हैं। वृहत जोत किसे कहते हैं? जिनकी भूमि का क्षेत्र 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि वृहत जोत का भूमि क्षेत्र कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि क्षेत्र होता है। नेक्स्ट बात करेंगे भूमि सुधार। भूमि सुधार का आशय भूमि जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के अहम प्रयोग की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों के पुनर्गठन से होता है। ठीक है, यानी कि भूमि के सुधार हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अभी तक सब लोगों की जमीन यहाँ वहाँ उथला पुथली पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का वहाँ पे क्या था बच्चों? राज था। सब भूमि का उलट पलट सब यहाँ वहाँ था। तो उसका अब ये सिस्टम किया गया है कि जितने भूमि जोतों के स्वामित्व का द्वारा अब क्या किया जाए? पुनर्वितरण किया जाए, जिसकी जमीन उसको उसके हक में दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि भारत देश आज़ाद होने के बाद लोगों के जोतने वालों की भूमि के वास्तविक हक प्रदान करने के लिए
भूमि सुधार की प्रक्रिया को अपनाया गया। ठीक है, ये जब भारत देश आज़ाद हो गया तब ये कहा गया कि अब जितने भी भूमि जुतने वाले हैं अब उनको अपनी खेती मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया, इस प्रक्रिया को लागू किया, भूमि सुधार की प्रक्रिया को, जो कि प्रक्रिया एक कैसी है, प्रगतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों। जी मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वतंत्रता के बाद जोतने वालों भूमि के वास्तविक हक प्रदान करने के लिए भूमि सुधार की प्रक्रिया को अपनाया गया, जो कि एक प्रगतिशील प्रक्रिया है बच्चों। ठीक है, अब भूमि सुधार के क्या क्या उद्देश्य हैं। भूमि सुधार का पहला उद्देश्य क्या है बच्चों, कि कृषि क्षेत्र को तर्कसंगत एवं आधुनिक बनाना। कृषि क्षेत्र को तर्कसंगत एवं आधुनिक बनाना, जैसे भूमि को अधिकार, यानी कि जितने भी जिनकी जो जमीन है, यानी कि भूमि के अधिकार पाने वालों के, यानी सभी को अपनी भूमि वितरित की जाए। भूमि स्वामित्व, काश्तकार सुरक्षा आदि पर ध्यान देना, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना। ठीक है, भूमि सुधार का प्राथमिक उद्देश्य था बच्चों। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है, कि आर्थिक असमानता को समाप्त करना तथा सामाजिक समानता को प्राप्त कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो पहला उद्देश्य भूमि सुधार का क्या है, कि भूमि अधिकार, भूमि स्वामित्व, काश्तकार सुरक्षा आदि पर ध्यान देना, ये प्राथमिक यानी कि प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, आर्थिक असमानता को समाप्त करके सामाजिक समानता को प्राप्त कर लेना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, कि लोगों में सामान्य मान्यताएं प्रदान करना। ठीक है, भूमि सुधार का तीसरा उद्देश्य ये है कि लोगों में सामान्य मान्यताएं प्रदान करना। ठीक है, चौथा उद्देश्य क्या है, पुरानी भूमि संबंधों को समाप्त करना। जितने भी पुराने भूमि संबंध थे उन सभी को समाप्त करना तथा एक ऐसी नई व्यवस्था को जन्म देना जिसमें भूमि पर खेती करने वाले ही उसके वास्तविक स्वामी हों। ठीक है, यानी कि जमीन पे जो भूमि पे खेती करते हैं उसके वास्तविक स्वामी सिर्फ वही हों। तो पुराने भूमि संबंधों को इस तरह समाप्त करो और ऐसी व्यवस्था को जन्म दो कि जिससे जो लोग भूमि पर खेती करते हैं तो उसके वास्तविक स्वामी ही वही हों बच्चों। ठीक है, तो भूमि सुधार के उद्देश्य हमने पढ़े। ठीक है, क्या पढ़े, कि लोगों में सामान्य मान्यताएं प्रदान करना, पुरानी भूमि संबंधों को समाप्त करके एक नई व्यवस्था को डेवलप करना, जन्म देना जिससे भूमि पर खेती करने वाले ही उसके वास्तविक स्वामी हों, कृषि क्षेत्र को तर्कसंगत एवं आधुनिक बनाना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना तथा सामाजिक समानता को प्राप्त कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है भूमि सुधार की आवश्यकता। भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्वतंत्रता के समय भूमि का असमान वितरण था, पहली बात। यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या था कि जमीन जो थी उसका कोई वितरण नहीं था। ठीक है, असमान वितरण था बच्चों। ठीक है, किसानों का शोषण विभिन्न रूपों में होता था। ठीक है, अंग्रेज शोषण हुए बच्चों, वो क्या करते थे, किसानों को शोषण भी बहुत गलत तरीके से किया करते थे। पट्टेदारी उस समय अलिखित थी जिसकी कोई वैधानिक सुरक्षा नहीं थी बच्चों। ठीक है, तो भूमि सुधार की आवश्यकता का पहला कारण क्या है कि स्वतंत्रता के समय भूमि का असमान वितरण था। नंबर दूसरा, किसानों का शोषण विभिन्न रूपों में होता था। नंबर तीसरा, पट्टेदारी उस समय अलिखित थी जिसकी कोई वैधानिक सुरक्षा नहीं थी बच्चों। ठीक है, किराएदारों को भूमि स्वामी के लिए मुफ्त श्रम उपलब्ध कराना पड़ता था बच्चों। ठीक है, किराएदारों को भूमि स्वामी के लिए मुफ्त श्रम उपलब्ध कराना पड़ता था। ठीक है, यानी कि पहले क्या करते, जब भूमि जैसे जमीन मालिक होते हैं, ठीक है, तो क्या करते थे अंग्रेज लोग उन्हीं मालिक को, जमीन के मालिक को रख लेते थे, उन्हीं से फ्री में क्या करते थे, अपनी जमीन पर उन्हें काम कराते थे, बिल्कुल फ्री लेबर की तरह बिल्कुल। ठीक है, जमींदारी प्रथा ने तो एक परजीवी वर्ग पैदा कर दिया था। जमींदारी प्रथा ने तो एक परजीवी वर्ग पैदा कर दिया था
जो कि दूसरों की मेहनत पर सिर्फ पलता था। साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक प्रभुत्व के कारण यह परजीवी वर्ग वास्तविक काश्तकारों से उत्पादन का एक बड़ा भाग छीन लेता था। तो भूमि सुधार की आवश्यकता हमने आपको बताया। भूमि सुधार की आवश्यकता का कारण क्या है? पहला कि स्वतंत्रता के समय भूमि का असमान वितरण था, यानी कि समान वितरण न था। कैसा था? असमान वितरण था। किसानों का शोषण होता था। पट्टेदारी अलिखित थी, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। ठीक है, अब हम ही आपकी ज़मीन ले लें, अगर हमें पूरे पक्के कागज़ न मिलें, इससे मतलब क्या होता है कि कोई सुरक्षा है नहीं। ज़रूरी कि हमारी ज़मीन आपने हमको दे ही दी। जब हमारे पूरे आपने स्टाम्प पेपर में सब कुछ, हमें सिग्नेचर, फोटो, मुहर, अधिकारी के सब कुछ लग के जब हमें कागज़ पूरे मिल जाएंगे, तब हमें विश्वास होगा नहीं फला फला ने हमको पूरी ज़मीन हमारे नाम कर दी है बच्चों। ठीक है, तो उस समय ये सब कुछ नहीं था, जब कोई सुरक्षा ही नहीं थी। ठीक है, वैधानिक सुरक्षा ही नहीं थी। किराएदारों को भूमि स्वामी के लिए मुफ्त श्रम उपलब्ध कराना पड़ता था। जमींदारी प्रथा ने तो क्या था? परजीवी वर्ग पैदा कर दिया, जो कि दूसरों की मेहनत पर खुद ही पलता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भूमि सुधारों के उपाय। भाई जब भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी, भूमि सुधार के उद्देश्य हमने पढ़े, क्या क्या उद्देश्य थे, उसको कैसे सही किया जाए। अब भूमि सुधारों के उद्देश्य क्या, उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, पहला उपाय, भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करते समय बिचौलियों की समाप्ति को मुख्य आधार बनाया गया। बिचौलियों मतलब कि दलाल जो होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे आप आरटीओ में काम कराने जाते हैं, ठीक है, आप डीएल बनवाने जाते हैं या डीएल का रिन्यू कराने जाते हैं, कुछ भी कराने जाते हैं, ये बीच में बिचौलिए आ जाते हैं। बिचौलिए मतलब जो दलाल आ जाते हैं, ये आपका पैसा खा जाते हैं। ठीक है, काम आपका अगर खुद जाके करा लेंगे, अगर वो काम 300 में आप करा लेंगे, तो बिचौलिए आके वही आपका काम 3 से 4 हज़ार के बीच में कराते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये किया गया कि भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करते समय इन बिचौलियों को समाप्त करो। सबसे पहले इसको तो मुख्य आधार बनाया गया बच्चों। ठीक है, सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य, बेनामी भूमि का पता लगाकर उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया। ठीक है, यानी कि बेनामी, जिनके भूमि में नाम नहीं है, यानी कि जिनकी भूमि, यानी कि बेनामी भूमि मतलब जिनकी भूमि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अब भूमि पे जब देखा गया कुछ उनका नाम में नहीं है, भूमि पता है नहीं है, तो उस भूमि को जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, उन किसानों में बांट दिया गया। ठीक है, बिना नाम की भूमि का पता लगा कर दे उसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। खेतों के आकार में सुधार किया गया। ठीक है, खेतों के आकार में सुधार किया गया। सिंचाई का विकास किया गया। ठीक है बच्चों, सरकारी फार्म स्थापित करना तथा भूमि रिकॉर्ड को सुधार करना। ठीक है, सरकारी फार्म स्थापित करके भूमि रिकॉर्ड को सुधार किया गया। खेतों के आकार में भी सुधार किया गया। सिंचाई का विकास किया गया। बेनामी भूमि को भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं एकदम। नेक्स्ट है भूदान। भूदान क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छा है, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है। भूदान यानी कि भू मतलब जमीन, दान यानी कि दान में दे देना। ठीक है, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा वर्ष 1951 में आरंभ किया गया। ठीक है, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? संत विनोबा भावे के द्वारा। कब? वर्ष 1951 में। सन 1951 में भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, यह स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की यह कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, यानी कि जो भूमि का दोबारा जो पुनर्वितरण था, रीडिस्ट्रीब्यूशन था, वो सरकारी कानूनों के जरिए ना हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। तो संत विनोबा भावे ने काफ़ी कोशिश की। 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत भी की गई। यह अपने मन से यानी कि स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की पूरी तरह से कोशिश ये थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कागजातों के कानूनों के माध्यम से ना हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य
भूस्वामियों और पट्टेधारियों को अपने भूमि अधिकारियों को त्याग करने के लिए तैयार करना था, जिसके बाद सारी भूमि का समान वितरण कर उसे संयुक्त जुताई के उद्देश्य के लिए ग्राम संस्था की संपत्ति बनाना था बच्चों। ठीक है, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? संत विनोबा भावे के द्वारा। कब शुरू किया गया? वर्ष 1951 में, यानी कि हमारा भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक उसके 4 साल बाद, ठीक है, संत विनोबा भावे ने ये आंदोलन चालू किया। ओके बच्चों, अब भूदान से कुछ संबंधित फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं, नियम है। भूदान से प्राप्त, अच्छा, विनोबा भावे ने जब चालू किया आंदोलन तो उसमें क्या हुआ? भूदान से लगभग 42.6 लाख एकड़ भूमि क्या हुई? भूदान हुई। टोटल 42.6 लाख एकड़ भूमि क्या हुई? भूदान की गई, जिसमें से लगभग 17.3 लाख एकड़ भूमि को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि दान में दी गई भूमि जुताई योग्य नहीं थी। ठीक है, ऐसी भूमि थी कि जिसको आप जोत नहीं सकते हैं, जुताई योग्य नहीं थी बच्चों। तो लगभग टोटल जमीन हमें भूदान में 42.6 लाख एकड़ प्राप्त हुई, जिसमें से 17.3 लाख एकड़ भूमि को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार कर दिया गया? क्योंकि दान में जो भूमि हमें दी गई थी वो जुताई करने के लायक थी नहीं बच्चों। ठीक है, जुताई नहीं होगी तो बच्चों उसमें क्या, फसल भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद केवल वही भूमि दान में दी गई जो सरकार या काश्तकारों से विवादग्रस्त थी। केवल वही भूमि दान दी गई जो सरकार या काश्तकारों से विवादग्रस्त थी बच्चों। ठीक है, लोग सोचते थे कि यार सरकारी इसमें जम दे दो, ये सब लफड़ा का मामला है, साथ यहीं पे कुछ जाकर निपट जाएगा। 10 बीघा में 1 बीघा मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगी यार, है ना। तो वही टोटल, तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि भूदान से लगभग टोटल कितनी जमीन प्राप्त हुई? तो 42.6 लाख। अस्वीकार कितनी हुई? 17.3 लाख एकड़ भूमि को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वो भूमि जुताई योग्य में थी ही नहीं बच्चों। ठीक है, भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स का रिन्यूअल। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन को आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवादों के दायरों को कम करने, भूमि अभिलेख रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश में अचल संपत्तियों के लिए अंततः गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करना बच्चों। ठीक है, तो भूमि अभिलेखों का नवीकरण क्या है बताया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स के प्रबंधन को आधुनिकीकरण बनाना, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन बनाना, भूमि संपत्ति विवादों के जो दायरे हैं, ठीक है, उनको कम करना, जो जमीनों के विवाद वगैरह हैं उनको कम करना, भूमि अभिलेख रख रखाव प्रणाली में क्या है, पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है, यानी कि नवीकरण होगा। इसमें है क्या कि जब लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, जब हम लोग सब एक हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं फलाने की ज़मीन अगर 10 बीघा है तो 10 बीघा ही रहेगी, तो इसी भूमि संपत्ति विवाद है इसके दायरे को भी कम करने में इसका मुख्य उद्देश्य है। भाई जब हमारे पास रिकॉर्ड बन जाएगा तो कोई लड़ेगा ही क्यों, है। अब क्या है, अब हर चीज़ सिस्टम ऑनलाइन हो गई है। अब सब फिक्स हो गया है कि फलाने की ज़मीन 10 बीघा है या 5 बीघा है, वो लैंड रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है ऑनलाइन, तो अब लड़ाई किस बात की होगी। तो वही चीज़ था कि भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, भूमि संपत्ति के जो विवाद हैं इनके दायरों को कम करना। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स का नवीकरण में सुविधा प्रदान करने की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5th ईयर प्लान के दौरान इसके लिए लगभग 48 करोड़ का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भूमि अभिलेख नवीकरण में के दौरान लगभग कितने करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग इसके लिए 48 करोड़ का प्रावधान किया गया बच्चों। ठीक है, वर्ष 1997-98 यानी कि 97-98 सत्र के दौरान लगभग 470 तहसील इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हो गई थी, किंतु
लेकिन यह भी पूर्ण प्रगति प्राप्त नहीं कर सकी बच्चों। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि अभिलेख नवीकरण के लिए लगभग 48 करोड़ का प्रावधान किया गया। 1997-98 सेशन के दौरान लगभग इस कार्यक्रम के तहत 470 तहसीलों को शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुई, ये पूर्ण प्रगति प्राप्त नहीं कर सकी। जब इतनी बड़ी भूमि का बच्चों असमान वितरण था, उसको समान वितरण में लाने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, सरकार ने काफ़ी कदम उठाए। ठीक है बच्चों, कुछ कदम क्या होंगे, असफल होंगे, तो कुछ कदम क्या होंगे बच्चों, सफल होंगे। ठीक है, भूमि सुधार उपायों की कमियां क्या करेंगे, भूमि सुधार के उपाय बताए गए तो कुछ कमियां भी निकाली गई। पहली कमियां बच्चों क्या थी कि सीमाबंदी कानूनों से बचने के लिए जमींदारों ने काफी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दी। ठीक है, अब है क्या, जैसे मान लो बहुत सारी भूमि पे लड़ाई विवाद चल रहा है, आप सोच रहे हैं यार जमीन सरकार में चली जाएगी, इससे अच्छा है कुछ अपने परिवार लोगों को क्या कर दें, अपने सदस्यों के नाम दे दें परिवार। तो वही सीमाबंदी कानूनों से बचने के लिए जमींदारों ने काफ़ी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि राजनीतिक इच्छा का अभाव, यानी कि किसी भी कानून की सफलता के लिए सरकार में इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा तथा संकल्प का होना आवश्यक है। जैसे जमीन जब लिखवाने जाते हैं तो पूछा जाता है कि क्या आपने अपनी जमीन इनके नाम कर दी है, क्या आपको पैसा मिल गया है, कितना पैसा दिया है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, तो इसके लिए इच्छा और संकल्प का होना अति आवश्यक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में संयुक्त परिवार का विघटन बहुत तेजी से हो रहा है। गांवों में किसान परिवार में जमीन को बांटने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे खेतों का उपविभाजन और अपखंडन बढ़ रहा है बच्चों। ठीक है, अब क्या है, संयुक्त परिवार का लोग अपने अपने संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। ठीक है, अभी तक क्या थी, एक संयुक्त परिवार था, अब संयुक्त परिवार कहीं गांव में, कहीं अपना शहरों में, इस तरह से अलग अलग अपना शिफ्ट हो गए। इसकी वजह से विघटन बहुत तेजी से हो रहा है। तो गांवों में किसान परिवार में जमीन को क्या हो रही है, बांटने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से हो रही है। ऐसा है कि बाबा पिताजी अब हम ऐसे करो, हमारी जमीन हमको दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार का विघटन भी एक क्या है बच्चों, भूमि सुधार की उपायों की कमियों में से एक है। ठीक है, महाजनों और साहूकारों की भूमिका भी है इसमें। भारतीय ग्रामों में यानी कि गांवों में, भारत के गांवों में छोटे किसानों को साहूकारों से क्या होता है बच्चों, लोन लेना पड़ता है। जी बच्चों, बिल्कुल लेना पड़ता है। तो गांव में, छोटे छोटे गांवों में किसान क्या करते हैं, साहूकारों से लोन लेते हैं, जिसे पाने के लिए उसे अपनी भूमि उसके पास गिरवी रखनी होती थी। अब कोई घर में बीमार हो जाए सदस्य, कुछ बात हो जाए, अब उनके पास पैसा नहीं होता था, तो गांव में क्या होते हैं बच्चों, कुछ साहूकार वगैरह होते हैं, तो उनसे आपको आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन उस लोन को प्राप्त करने के पहले आपको जितनी आपकी भूमि है उसे गिरवी रखनी होती है। मान लो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो उन्होंने 10 लाख रुपए के हिसाब से जोड़ लिया कि लगभग कितनी भूमि आपके हम गिरवी में रखेंगे। तो हाँ ठीक है भैया जी, हम आपकी इतनी भूमि को अपने गिरवी में रख लेते हैं, और जब आप हमें पैसा अपना दे देंगे तो हम आपकी भूमि भी आपको गिरवी वापस लौटा देंगे। ठीक है, ये होता था बच्चों को। गाँव में छोटे किसान को साहूकारों से लोन लेना पड़ता है, और जिसे पाने के लिए उसे अपनी भूमि उसके पास गिरवी रखनी होती है ना बच्चों। जी, प्रायः किसान ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, साहूकार हथिया लेता है, और जब किसान क्या होता है, लोन दे ही नहीं पाएगा, तो साहूकार इतने आरामी होते हैं कि उनकी जमीन को हथिया लेते हैं, और कालांतर में छोटे छोटे टुकड़ों में उसे क्या करता है, बेच देता है। इस प्रकार जोतों का उपविभाजन और अपखंडन होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में इतनी बड़ी जमीन को बेच देना ही उपविभाजन है। और अपखंडन होता है। उपविभाजन और अपखंडन की समस्या का समाधान बच्चों क्या है? जी, उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या का समाधान भूमि सुधार कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है बच्चों। ठीक है,
इसलिए जब तक चकबंदी, आर्थिक जोत के निर्माण, जोतों की उच्चतम सीमाबंदी तथा सहकारी कृषि की एकीकृत योजना तैयार नहीं की जाती, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं। यानी कि उपविभाजन और अपखंडन की समस्या के समाधान का कारण एक ही है कि जब तक सरकार चकबंदी या आर्थिक जोत के निर्माण या जोतों की उच्चतम सीमाबंदी के लिए या सहकारी कृषि की एकीकृत योजना सरकार जब तक तैयार नहीं करेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है बच्चों। ठीक है। जोतों की चकबंदी क्या है? सर, चकबंदी वह विधि है, चकबंदी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेतों की टुकड़ी में व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचित किया जाता है। जब जोतों की चकबंदी सरकार नियम लागू कर देगी तो उसमें क्या है कि जो खेती के कई सारे टुकड़ों को टूट टूट विभाजित करने से 1 बीघा को, ठीक है, 1 बीघा जमीन है उसको कई सारे टुकड़ों में लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो जब जोतों की चकबंदी सरकार ऐसी प्रक्रिया ले आएगी तो उसमें खेती के टुकड़ों को विभक्त होने से रोका एवं संचित किया जाता है और गाँव की यानी कि समस्त भूमि को और किसान के जितने बिखरे हुए भूमिखंडों को एक अलग क्षेत्र में पुनर्योजित किया जाता है बच्चों। ठीक है। तो चकबंदी ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती के टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचित किया जाता है तथा गांव की समस्त भूमि को और किसान के बिखरे हुए भूमिखंडों को एक अलग क्षेत्र में पुनर्योजित किया जाता है बच्चों। ठीक है जी। यह भूमि सुधार तथा ग्राम विकास में लाभकारी उपाय या कार्यक्रम है। इसमें चकमार्ग, संपर्क मार्ग, नाली, सार्वजनिक प्रयोजन से भूमि को आरक्षित किया जाता है बच्चों। ठीक है जी। सर्वप्रथम वर्ष 1920 में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे बच्चों, सबसे पहले चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1920 में बच्चों। ठीक है, 1920 में आपका चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था। कहाँ पे किया गया था बच्चों? ये किया गया था आपका बड़ौदा में। ठीक है, तो बड़ौदा में सबसे पहले 1920 में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था। पहली योजना प्रारंभ होने से पहले ही, यानी कि चकबंदी अधिनियम की पहली योजना प्रारंभ होने से पहले ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, तत्कालीन मुंबई राज्य और हैदराबाद में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले 1920 में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था और कहाँ पे किया गया था बच्चों? बड़ौदा में। ठीक है। भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि सुधार की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कार्यक्रम एवं योजनाओं को संचालित किया गया है। भूमि सुधार की दिशा में अब केंद्र सरकार क्या कर रही है? समय समय पर धीमे धीमे नई नई कार्यक्रमों को, नई नई योजनाओं को संचालित कर रही है। वर्तमान में सरकार ने भूमि अभिलेखों के लिए आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण के लिए बढ़ावा दिया है। ठीक है, वर्तमान में सरकार ने भी कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइजेशन बनाने के लिए थोड़ा डिजिटली करना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों को एवं योजनाओं को संचालित किया गया है बच्चों। ओके, इसके लिए सरकार वर्ष 2008 से पूर्व ही अभिलेखों के आधुनिकीकरण पे कार्य कर रही है बच्चों। ठीक है, तो सरकार अभिलेखों के आधुनिकीकरण पे सबसे पहले कब से कार्य कर रही है? सरकार इस पे 2008 से कार्य कर रही है बच्चों। कब से कार्य कर रही है? 2008 से कार्य कर रही है। ठीक है, इस अभिलेख में 2 योजनाएं संचालित की गई हैं। पहला कि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन। सबसे पहले क्या? भूमि अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन। दूसरी क्या है कि राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ बनाना एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना बच्चों। ठीक है, सरकार वर्ष 2008 से पहले ही अभिलेखों के आधुनिकीकरण पर कार्य कर रही है। इस अभिलेख में 2 योजनाएं संचालित की गई थी। पहला क्या है कि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन। दूसरी चीज़ क्या है कि राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या है? सरकार ने इसको भी लॉन्च किया।
देखा है इस कार्यक्रम को भी ला के देखते हैं सफल होता है या नहीं होता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत खतौनी के डाटा का वैलिडेशन, खसरा अभिलेखों का फीडिंग, नक्शा का कंप्यूटराइजेशन आदि जैसे कार्य को किया जाता है। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? खतौनी के डाटा का वैलिडेशन, खसरा अभिलेखों का फीडिंग करना, नक्शे का कंप्यूटराइजेशन आदि कार्य किए जाते हैं। आगे चलकर इसका नाम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे चलकर इस राष्ट्रीय भूमि अभिलेख का नाम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम दिया गया। ठीक है, क्या क्या था इसमें कि खतौनी के डाटा का वैलिडेशन, खसरा अभिलेखों का फीडिंग करना, नक्शे का कंप्यूटराइजेशन करना, इन सभी कार्यों को क्या किया गया, इसके अंतर्गत शामिल किया गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम बदल कर क्या रखा गया, आगे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम इसका नाम रखा गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2016 से पूर्णतया यानी कि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में नवीकरण किया गया। ठीक है बच्चों, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरी तरह से 1 अप्रैल 2016 से पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा इसे वित्त पोषित योजना के रूप में नवीकरण किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम को पूर्व में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी हमने आपको पढ़ाया था पहले। इसके पहले इसको राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम आगे चलकर हमने क्या बताया, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण सिस्टम कर दिया। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2016 से पूर्णतया केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में नवीकरण किया गया बच्चों। ठीक है क्या कि ये परिवर्तित कार्यक्रम देश की भूमि अभिलेखों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्यों चेंज किया गया, आगे चलकर इसको बताया, इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, क्यों चेंज कर दिया कि लैंड रिकॉर्ड्स की गुणवत्ता में सुधार करें, उन्हें सुलभ बनाएं तथा सरकार द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की ओर बढ़ने की मांग करता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब कुछ हमारे पास बच्चों चैप्टर यहाँ से आपका फिनिश होता है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे क्विक फैक्ट्स, यानी कि अभी तक हमने चैप्टर में जो थोड़े थोड़े वन लाइनर पढ़े, कुछ 8-10 इससे आपके क्विक फैक्ट्स हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सॉरी बच्चों, प्रो गुन्नार मेडल के अनुसार क्विक फैक्ट्स पे बच्चों बहुत ध्यान देना आप। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हमारे दिमाग घुमा देते हैं और हम पेपर में समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे क्या क्वेश्चन है। ग्राम समाज एवं विकास में एक ऐसा भी है बच्चों कि स्टेटमेंट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह कथन आपको दे देगा, पूछ लेगा यह कथन किसका है। प्रो गुन्नार मेडल के अनुसार भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट रहता है कि भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन किसका स्टेटमेंट है, किसके अनुसार है, ये है प्रोफेसर गुन्नार मेडल के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो प्रोफेसर गुन्नार मेडल के अनुसार ये स्टेटमेंट है। भूमि सुधार के उद्देश्यों में संस्थागत विसंगतियों को दूर करने के लिए भूमि स्वामित्व, भूमि अधिकार, काश्तकार सुरक्षा आदि चीज़ें शामिल हैं बच्चों। ठीक है, ओके वेरी मेरे प्यारे बच्चों। भूदान आंदोलन सबसे पहले कब शुरू किया गया बच्चों? 1951 में। किसके द्वारा? हमने बताया था विनोबा भावे के नेतृत्व में। किस राज्य में शुरू किया गया बच्चों? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया।
तो भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक, बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। ग्राम आंदोलन कब शुरू किया गया? ग्राम आंदोलन 1957 में तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ग्राम आंदोलन वर्ष 1957 में तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ग्राम आंदोलन कब चालू हुआ? 1957 में। किस राज्य में शुरुआत की गई सर्वप्रथम? तेलंगाना में। भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है, भूमि अभिलेखों की नवीकरण योजना, भूमि अभिलेखों की नवीकरण योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब चालू किया गया? वर्ष 2008 में चालू किया गया। कब चालू किया गया बच्चों? वर्ष 2008 में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को वर्ष 2008 में शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम को सबसे पहले कब शुरू किया गया? ध्यान रखेंगे, कब बच्चों? वर्ष 2008 में शुरू किया गया। ठीक है, जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका भी जारी की गई। ठीक है, क्या जारी की गई? पुस्तिका। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका जारी की गई बच्चों। ठीक है, भूमि अभिलेखों के कंप्यूटराइजेशन का लक्ष्य किस राज्य ने प्राप्त किया है? एक तो कर्नाटक राज्य ने, दूसरा उड़ीसा राज्य ने। ठीक है बच्चों, भूमि अभिलेखों के कंप्यूटराइजेशन का लक्ष्य कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य ने प्राप्त किया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा, कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। आ गया मेरे प्यारे बच्चों समझ में? बहुत सुंदर। इस चैप्टर बच्चों आपका यहीं से फिनिश होता है। ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व हमने पीपीटी के माध्यम से आपकी क्लास ले ली। इससे थोड़ा हुआ क्या बच्चों? थोड़ी समय की बचत हो गई। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पीपीटी में प्रेजेंटेशन में आपके लिए बना लिया था। ठीक है, इससे आसानी से हो जाता है पढ़ाने में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि सारी क्लास लगभग इसी से हो। थोड़ा ऐसा होता है कि बोर्ड में जैसे हम लिखते हैं, आपके पास मान लीजिए नेट की सुविधा नहीं है, अधिकतर लोग 240 पे यानी कि 240 पे ही सभी लोग देखते हैं यूट्यूब पे। तो उसमें क्या होता है, कुछ क्या थोड़ा बहुत विजुअल नहीं हो पाता है। लेकिन लैपटॉप की पीपीटी स्क्रीन पे आप अगर 240 पे देखेंगे या 144 पे भी देखेंगे तो आपको ठीक ठाक सब कुछ दिखता है। ठीक है, ये बताएं बच्चों कमेंट बॉक्स में आप क्लास कैसी लगी। ग्राम विकास भूमि सुधार का महत्व का चैप्टर पढ़ाया। यदि किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो इसमें, ठीक है, चैप्टर में कोई दिक्कत हो, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसका सलूशन हम आपको भेजेंगे, बताएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8299 74 31 20। इस पे आप अपनी किसी भी समस्या को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे आप बच्चों। ठीक है, 8299 74 31 20 पे आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में हमने आज क्या क्या पढ़ा? ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व, ग्राम विकास भूमि सुधार का महत्व पढ़ा। स्वतंत्र भारत देश आज़ाद होने के पहले भूधारण पद्धतियाँ क्या थी, स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ी, महालवाड़ी व्यवस्था पढ़ी हम लोगों ने, किस श्रेणी के अंतर्गत कितना भूमि क्षेत्र आता है, भूमि सुधार पढ़ा, भूमि सुधार के क्या क्या उद्देश्य हैं, भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, भूमि सुधार के क्या क्या उपाय हैं बच्चों, भूदान क्या है,
कुछ तथ्य थे इससे भूदान से संबंधित। भूलेखों का नवीकरण क्या है। भू सुधार उपायों की कमियों को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। उप विभाजन और अपखंडन की समस्या का समाधान कैसे होगा। जोतों की चकबंदी के द्वारा होगा। आर्थिक जोत के निर्माण के कारण जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक क्या होगी, अपखंडन की समस्या का समाधान भी नहीं होगा। ठीक है। हमने ये पढ़ा कि उन सबसे पहले चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे बच्चों, 1920 में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था। भूमि सुधार कार्यक्रम क्या हुए, सरकार की इसमें क्या क्या पहल रही बच्चों। ठीक है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या क्या है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम क्या है, इसे कब लागू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। इसके बाद कुछ हमने वन लाइनर पढ़े। ठीक है। किसका स्टेटमेंट क्या है, कब आंदोलन शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ। ठीक है। नवीकरण योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ठीक है। भूमि अभिलेखों को सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन का लक्ष्य किस किस राज्य ने प्राप्त किया, कर्नाटक उड़ीसा राज्य ने बच्चों प्राप्त किया। ठीक है। तो ये आपकी बच्चों रही ग्राम समाज एवं विकास में, ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व के चैप्टर यहीं से क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। कल हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे, लेखपाल के कार्य। ठीक है। लेखपाल के कार्य भूमि मापन स्तर चैप्टर है, वो आपके लिए हम लेके आएंगे बच्चों कल की क्लास में। ठीक है। कोशिश करूंगा बच्चों कि जल्द से जल्द आपका कोर्स खत्म हो, इसके बाद हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारी, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी मजबूती आएगी। ठीक है बच्चों। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करने से पहले हमें थोड़ा उसके चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों। होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। हाँ, तो परेशान ना हो, घबराओ नहीं, जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है बच्चों। ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं। ठीक है। बाकी कल नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ मुलाकात होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपीटी के माध्यम से ज़्यादा बेटर रहेगा क्लास को लेना। ठीक है बच्चों। चलिए, फिर भी 52 मिनट्स की लगभग क्लास हो चुकी है। ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों। अच्छा, थैंक यू, गुड इवनिंग, राधे राधे।